इस वीडियो में हम रे ब्रैडबरी की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के राइटर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम ये पूरी कहानी सुनेंगे और आखिर में इस कहानी के थीम और मरकजी ख्याल पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। रे ब्रैडबरी एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और स्क्रीन राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। इनके मशहूर ज़माना नावल का नाम फ़ारेनहाइट 451 है। इनकी लिखी हुई हॉरर और साइंस फिक्शन कहानियों के कई मजमूए शाया हुए, जिनमें से द मार्शियन क्रॉनिकल्स, द इलस्ट्रेटेड मैन और आई सिंक द बॉडी इलेक्ट्रिक नुमायां हैं। रे ब्रैडबरी का शुमार 20वीं और 21वीं सदी के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अमेरिकन राइटर्स में होता है। आप जानते हैं कि इंसान बहुत अरसे से खला में सफ़र करने और दूसरे सैयारों पर पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ़ है और मुस्तकबिल करीब में ये सब मुमकिन भी हो जाएगा। इसीलिए साइंस फिक्शन राइटर्स मुख्तलिफ सैयारों के बारे में बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस होते हैं और वहाँ मौजूद ज़िंदगी के बारे में तरह तरह की तसव्वुराती कहानियाँ बनाते रहते हैं। ख़ास तौर पर सयारा मरीख, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, इस सयारे के साथ इंसान का बहुत सा रोमांस जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ पर पानी भी हुआ करता था, इसलिए यहाँ ज़िंदगी के कोई ना कोई आसार ज़रूर मौजूद होंगे, जिनको खोजने के लिए इंसान एक अरसे से कोशिश कर रहा है। ये सयारा इंसान को अपनी तरफ माइल करता है। इसको अक्सर साइंस फिक्शन कहानियों की बैकग्राउंड सेटिंग के तौर पर लिया जाता है। रे ब्रैडबरी की भी कई कहानियां इसी पसे मंजर में लिखी गई हैं। रिचर्ड मैथिसन की तरह रे ब्रैडबरी की कहानियां भी स्पेकुलेटिव और फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करेंगे, यानी डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, इसके अंदर भी आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाई जाएगी जो फर्जी और तसव्वुराती किरदारों पर मबनी एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। यानी ये एक ऐसा वाक़या है जो अभी तक रूनुमा नहीं हुआ, लेकिन साइंस जिस रफ्तार से स्पेस और दूसरे सैयारों पर तहकीक को आगे बढ़ा रही है, आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात के होने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। अब हम इस पूरी कहानी को समझते हैं। एक दफ़ा यूं हुआ कि अमेरिका ने ज़मीन के पड़ोसी सयारे मरीख पर ज़िंदगी के आसार और इम्कानात के बारे में तहकीक मुकम्मल करने के बाद उसको अपनी एक कॉलोनी बनाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ पर कुछ नए शहर तामीर करके 10 साल में 10 लाख अमरीकी शहरियों को वहाँ मुंतकिल करने का ये एक मंसूबा था। इस मंसूबे के सबसे पहले मरहले में 1000 लोगों को एक रॉकेट में बिठाकर मरीख पर भेजा गया। उन 1000 लोगों में 5 अफराद पर मुश्तमिल बिट्रिंग फैमिली भी शामिल थी, जिनमें हैरी बिट्रिंग, उसकी वाइफ कोरा बिट्रिंग और 2 बेटे डेविड और डैन और एक बेटी का नाम लारा था। इस कहानी का ज़्यादातर फोकस यही फैमिली है। तो ये सब लोग जब ज़मीन से रवाना हुए और इनके रॉकेट ने मरीख की सतह पर जाकर लैंड किया, उसका दरवाज़ा खुला, ये लोग उस रॉकेट से बाहर आए, तो सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने मरीख पर नोट की वो ये थी कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। सब लोग इधर उधर बिखर गए। हैरी बिट्रिंग अपनी बीवी और बच्चों के साथ रॉकेट के पास अकेला खड़ा था। तेज़ आंधी और गर्दो गुबार में वो एक दूसरे को सही तरह से देख भी नहीं पा रहे थे। दर्जा हरारत इतना कम था कि हैरी को ऐसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म के तमाम पट्टे खींचे जा रहे हैं। मरीख के ऊपर ग्रेविटी यानी कशिश शकल ज़मीन की निस्बत बहुत कम है, इसलिए हैरी को यूं भी लग रहा था जैसे कि वो खला में मुअल्लक खड़ा हो। उसे अपना कोई ज़्यादा वज़न भी महसूस नहीं हो रहा था। मरीख की सतह के ऊपर उसके पैरों की गिरफ्त बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसकी बीवी यूं महसूस हो रहा था जैसे अभी धुएं के बादलों में तब्दील होकर उड़ जाएगी और उसके बच्चे इसी गर्दो गुबार में बीजों की मानिंद बिखर जाएंगे और यहीं कहीं दफन हो जाएंगे। मतलब वो बहुत ही अजीब किस्म का मौसम था जिसका सामना इन लोगों को करना पड़ा। ये सब इनके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। ये बेचारे इस तरह के मौसमी हालात के लिए तैयार नहीं थे। ज़मीन के मौसम और मरीख के मौसम में इतने ज़्यादा फ़र्क ने हैरी बिट्रिंग को परेशान कर दिया। वो घबरा गया कि अब पता नहीं उनके साथ यहाँ क्या बनेगा। वो इस मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं, या उन्हें ज़मीन की तरफ वापस लौटना पड़ेगा।
हैरी की वाइफ जिसका नाम कोरा बिटरिंग था, उसने जब इस तरह उसको परेशान देखा तो पूछा कि हैरी क्या मसला है। हैरी ने आगे से कहा कि रॉकेट के अंदर वापस चलो। कोरा ने पूछा क्या तुम ज़मीन की तरफ वापस जाना चाहते हो? तो हैरी ने जवाब दिया कि हाँ कोरा, हम यहाँ नहीं रह सकेंगे, ये जगह मरीखियों के लिए है, जबकि हम ज़मीनी लोग हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ये मरीख है और मरीख के ऊपर मरीखी लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। ये सुनकर कोरा ने हैरी से कहा कि अब हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते। वैसे भी ज़मीन एक गैर महफूज जगह है, वहाँ किसी भी वक्त एटम बम चलने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। हम यहाँ रहेंगे तो महफूज रहेंगे। तो हैरी ने आगे से जवाब दिया कि हाँ तुम ठीक कह रही हो कि हम यहाँ महफूज तो रहेंगे लेकिन पागल ज़रूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ की आबो हवा हमारा दिमाग ख़राब कर देगी, हमारी याददाश्त छीन लेगी, हमारी शनाख्त और शक्लें सूरतें सब कुछ बदल के रख देगी। हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे ज़मीन पर थे। हैरी को लग रहा था जैसे मरीख का मौसम उसके जिस्म से रूह को ऐसे निकाल लेगा जैसे कि सफ़ेद हड्डी में से गोदा बाहर आता है। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी केमिकल में डूबा हुआ है और उसकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता गुम होती जा रही है। वो खुद को एक नमक के डले की तरह महसूस कर रहा था जो किसी बहती हुई नदी के अंदर पड़ा घुल रहा है और उसका वजूद धीरे धीरे से ख़त्म हो रहा है। उसकी बीवी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन हैरी की परेशानी कम नहीं हुई। मरीख पर इन लोगों के रहने के लिए एक छोटी सी बस्ती पहले ही तैयार की जा चुकी थी, जिसमें मौजूद घर कुछ स्पेशल किस्म की धातों से बनाए गए थे और वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के लिए कुछ दुकानें वगैरह भी मौजूद थीं। एक क्लब, बार और कैफ़े वगैरह के साथ साथ मेटल्स और धातों की दुकानें भी थीं जहाँ ये लोग मुख्तलिफ अशिया तैयार करते थे। हैरी ने अपना सामान उठाया और अपने बीवी बच्चों के साथ उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जैसे आपको बताया है कि मरीख पर कशिश शकल बहुत कम है, इसलिए हैरी को चलते हुए बहुत अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कि वो पानी की सतह पर चल रहा हो। बहरहाल वो वहाँ से उस बस्ती में मौजूद अपने घर में मुंतकिल हो गए और वहाँ रहना शुरू कर दिया। अब हैरी को हर वक्त यूं लगता था जैसे उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ताहम वो इस नए सयारे पर अपनी और अपनी फैमिली की एक बिल्कुल नई ज़िंदगी के बारे में पुरुउम्मीद रहने की कोशिश भी कर रहा था। हर सुबह को जब वो बेदार होता तो इधर उधर अपने घर की चीज़ों को ज़रूर देखता। उसे यूं महसूस होता था कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर अपनी जगह से हिली होगी या कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई होगी। वो चूल्हे को देखता, गमलों में लगे हुए पौधों को देखता। उसे हर वक्त एक खदशा सा लगा रहता था कि कुछ गलत और गैर मुतवक्को होने वाला है। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ बैठा बातें कर रहा था। वो उनसे पूछने लगा कि क्या कॉलोनियलिज्म का ज़माना फिर से आ चुका है? क्या बड़ी ताकतों ने दूसरों के इलाकों पर कब्जे करना फिर से शुरू कर दिए हैं? आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? 10 सालों के अंदर 10 लाख अमरीकियों को मरीख पर आबाद करने का ये मंसूबा क्यों बनाया गया है? वो पूछता है कि क्या मरीख के लोग हमें ये सब कुछ करने देंगे? क्या वो हमें अपनी ज़मीनों पर कब्जा करने देंगे? फिर वो खुद ही जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा ये मंसूबा नाकाम हो जाएगा। लेकिन फिर वो कहने लगा कि अभी तक उसने यहाँ एक भी मरीखी को नहीं देखा। ये जगह बिल्कुल खाली लगती है। हाँ, यहाँ कुछ खंडरात और उजड़ी हुई बस्तियाँ ज़रूर दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें कोई ज़िंदा मरीखी मौजूद नहीं है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि एकदम शदीद तूफान आया और तेज़ आंधी के झक्कड़ चलने लगे और उनके पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। जब हवा कुछ कम हुई तो उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। उसका बेटा डेविड कहने लगा कि पापा, हो सकता है कि यहाँ करीब ही कोई मरीखी लोग मौजूद हों और हम उन्हें देख ना पा रहे हों। मुझे कभी कभी रात के वक्त उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कमरे की खिड़कियों पर जब हवा रेत और मिट्टी उठा उठा कर फेंकती है तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे लगता है जैसे बाहर कोई है। और मैंने उधर पहाड़ों में उनकी बस्तियां देखी हैं जहाँ पर मरीखी रहते होंगे। मुझे वहाँ कुछ ना कुछ होता हुआ महसूस होता है। मुझे यूं भी लगता है कि उन मरीखियों को हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो हमें यहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे, बल्कि वो हमारे ऊपर हमले करेंगे और हमें सज़ा देंगे कि हम उनके सयारे पर क्यों और किसकी इजाज़त से आए हैं। तो हैरी उससे कहने लगा कि बेटा, ये एक अहमकाना बात है, ये महज तुम्हारा तसव्वुर है। हम बहुत ही साफ़ सुथरे और नफीस लोग हैं। उजड़े हुए शहर और खंडरात वगैरह को देखकर ऐसे ही लगता है कि जैसे यहाँ कोई है, लेकिन हकीकत में वहाँ कोई नहीं होता।
तुम्हें सिर्फ अपने इमेजिनेशन और तखय्युल की वजह से यूं लगता है कि इन उजड़ी हुई बस्तियों में मरीखी अब भी रहते होंगे। तुम उन्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हो, तुम उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स के बारे में सोचते हो, तुम्हारे जहन में एक छोटा सा भूत का तस्वुर उभरता है। तुम्हें लगता है कि वो कोई जिन्नों भूतों की तरह की मखलूक होंगे। ये सब ज़मीनी तस्वुरात हैं और इनका ताल्लुक सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन के साथ है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर हैरी बिटरिंग रुक गया और फिर अपने बच्चों से पूछने लगा कि क्या तुम उन खंडरात की तरफ गए थे? उसके बच्चों ने नफ़ी में जवाब दिया। तो हैरी उन्हें समझाने लगा कि बहरहाल तुम्हें उन खंडरात से दूर ही रहना चाहिए। थोड़ा वक्त गुजरने दो, कुछ सूरत हाल वाजे होने दो, फिर देखते हैं क्या होता है और क्या करना है। तो डेविड आगे से कहने लगा कि पापा, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। और उसका खदशा दुरुस्त साबित हुआ। उस सिपहर को वाकई ही कुछ हो गया जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। हैरी की बेटी लारा रेडियो पर सुनने के बाद ये अफसोसनाक और भयानक खबर लेकर आई कि ज़मीन पर जंग लग गई है और किसी ने न्यूयॉर्क के ऊपर एटम बम फेंक दिया है, जिसकी वजह से पूरा शहर बर्बाद हो गया है और वहाँ मौजूद तमाम रॉकेट्स भी तबाह हो गए हैं, एक भी बाकी नहीं बचा। अब हमें यहाँ से वापस लेकर जाने के लिए कोई रॉकेट नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। अब हमारे वापस ज़मीन पर जाने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें मुस्तकिल तौर पर यहीं रहना होगा। इतना कहकर लारा रोने लग गई। हैरी की बीवी भी बहुत परेशान हुई। सब लोग बहुत ज़्यादा डर और खौफ के आलम में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सवाए हवा की सरसराहट के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हैरी सोचने लगा कि अब हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। ज़मीन के साथ हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है। हम यहाँ सिर्फ 1000 लोग हैं। हम कैसे सरवाइव करेंगे? उसका पूरा जिस्म पसीने से भर गया। मरीख की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आबो हवा और मरीखियों की मौजूदगी और मज़ाहमत के तसव्वुर से वो डरा तो पहले ही हुआ था, लेकिन अब मज़ीद खौफज़दा हो गया। उसने अपनी बेटी लारा के सर पर हाथ रखा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि एक ना एक दिन ज़मीन से रॉकेट ज़रूर आएंगे और हमें वापस लेकर जाएंगे। बस तुम हौसला रखो। तब तक हम यहाँ काम करेंगे, फसलें उगाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, खुद को मसरूफ़ रखेंगे। इसके बाद आने वाले दिनों में अक्सर यूं होता कि हैरी बाहर अपने बागीचे में निकल जाता। वहां अकेला बैठकर सोचता रहता कि अब हमें क्या करना चाहिए। पहले जब तक मरीख और ज़मीन के दरमियान चलने वाली रॉकेट्स की सर्विस बहाल थी, रॉकेट्स आ जा रहे थे, तो उसे इतनी तसल्ली ज़रूर थी कि अगर उनके लिए मरीख पर रहना ज़्यादा ही मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो वो आराम से टिकट खरीदेंगे और ज़मीन पर अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी थी। जब से उसने ये खबर सुनी थी कि ज़मीन पर मौजूद तमाम रॉकेट्स तबाह हो चुके हैं, अब यहाँ कोई रॉकेट नहीं आएगा, तो उसे लगने लगा कि यही वो लम्हा है जिसका मरीख इंतज़ार कर रहा था। अब ये सैयारा उन्हें निगल जाएगा, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मरीख के बारे में उसके तमाम तर रोमानवी तस्वुरात अब बिल्कुल बदल चुके थे। अब ये सैयारा उसे अपना एक भयानक दुश्मन लग रहा था, जो अपनी तमाम तर दहशत और खौफ के साथ उनका नामो निशान मिटाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब चूंकि उनके लिए यहाँ पर रहने और हालात का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था, तो उसने इस तरह के डरावने ख्यालात से बचने के लिए खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। लेकिन काम के दौरान वो अक्सर रुक जाता और क्यारियों में खड़ा होकर इर्द गिर्द के पहाड़ों पर नज़र दौड़ाता और सोचता कि जब मरीखी यहाँ रहते होंगे तो उन्होंने इन पहाड़ों और इन वादियों के, इन शहरों के नाम भी ज़रूर रखे होंगे, लेकिन हमें उन नामों का नहीं पता। अब हमने यानी ज़मीनी लोगों ने इन चीज़ों के लिए अपने नए नाम रख लिए हैं। फिर वो वहाँ के कुछ पहाड़ों, चोटियों, वादियों, दरियाओं और समंदरों के नाम लेता है और सोचता है कि इन चीज़ों के अपनी मर्जी के नाम रखने पर ज़मीनी लोगों को एक खामोश गुनाह का एहसास ज़रूर हुआ था, क्योंकि बहरहाल ये सब कुछ मरीखियों का है और मरीखियों की मर्जी के बगैर उनकी चीज़ों के नाम तब्दील कर देना कोई मुनासिब बात तो नहीं है। लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं था। इंसान बहरहाल नामों और इलामात के साथ ही ज़िंदा रहता है। आपने हैरी के ख्यालात और रवैये से एक चीज़ नोट की होगी कि उसे मरीख पर आकर आबाद होने के अपने फ़ैसले पर ना सिर्फ अफसोस है, बल्कि वो अमेरिकन कॉलोनियलिज़म के भी ख़िलाफ़ हो चुका है। वो मरीखियों की मर्ज़ी के बगैर वहाँ जाकर आबाद होने और उनकी जगहों के नाम बदल कर नए नाम रखने के हक़ में नहीं है। उसे लगता है कि वो मरीखियों के इलाकों पर कब्ज़ा करके ठीक नहीं कर रहे।
जो इलाका जिनका है वहां पर उनकी मर्जी के बगैर घुस जाना और वहां अपना असर रसूख कायम कर लेना या कब्जा करके अपनी हुकूमत बना लेना, इसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अमरीकी ज़मीन पर भी ऐसा ही करते रहे हैं। कुछ ममालिक पर इनका ज़मीनी कब्ज़ा रहा है और बहुत से ममालिक में वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनवा कर अपने मकासद को हासिल करते हैं और अब उनकी नज़रें मरीख पर लगी हुई हैं। हैरी इस पूरे अमल को और इस मंसूबे को कुछ अच्छा नहीं समझ रहा। इसके बाद उसने वहाँ के पहाड़ों की तरफ देखा और अपने तसव्वुरात में मरीखियों से मदद मांगने लगा कि खुदा के लिए पहाड़ों से नीचे आइए, हम यहाँ फंस चुके हैं, बेबस और लाचार हैं, हम ज़मीन पर वापस जाना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। लेकिन वहाँ से कोई नहीं आया। उसने एक आह भरी और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। उसने वहाँ क्यारियों में से एक फूल को तोड़ा और उसको गौर से देखने लगा। वो फूल उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने ऊंची आवाज़ के साथ अपनी बीवी कोरा को बुलाया और उसे दिखाने लगा कि ये फूल बहुत मुख्तलिफ है। हालांकि इनका बीज तो वही है जो हम ज़मीन से लेकर आए थे, यहाँ पर इनका रंग और खुशबू वो नहीं है जो ज़मीन पर थी। इसी दौरान उनके बच्चे भी वहीं बागीचे में आ गए। हैरी वहाँ उगने वाली गाजरें, शलजम और प्याज भी उन्हें दिखाने लगा कि ये सब देखो, यहाँ कितनी अजीब सब्जियाँ उग रही हैं। ये प्याज प्याज नहीं लग रहा और ना ही ये गाजरें और शलजम वो हैं जो हम ज़मीन पर खाते थे। मुझे तो इन्हें देखकर डर लग रहा है, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, यहाँ की मिट्टी बहुत अजीब है। एक दफ़ा डैन ने आकर उन्हें बताया कि जब वो उनकी गाय का दूध निकाल रहा था तो उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि उस गाय का एक तीसरा सींग उग आया है और उनके दरवाजे के बिल्कुल सामने लगाए गए फूलों का रंग भी बहुत बदल चुका है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान भी हो रहे थे और खौफजदा भी। हैरी कहने लगा कि हमें ना तो इस गाय का दूध पीना चाहिए और ना ही ये सब्जियां खानी चाहिए। अगर हम ये सब खाएंगे तो हम बदल जाएंगे, हमारी शनाख्त, हमारी शक्लो सूरत सब कुछ बदल जाएगा, हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे ज़मीन पर थे। इसलिए बेहतर यही है कि हम इन सब्जियों को जला दें, हमें इनके करीब भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर उसकी नज़र अपने घर पर पड़ी तो उसने देखा कि वो भी बदल चुका है। उसका रंगो रोगन जैसे जल चुका था। दिन की गर्म हवा और रात की शदीद ठंड ने तमाम तख्ते और अलमारियां वगैरह सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था। ये अब किसी ज़मीनी बाशिंदे का घर लगता ही नहीं था। ये सब कुछ देखकर हैरी ने अपनी बीवी से कहा कि मैं बाहर टाउन में जा रहा हूँ, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम ज़्यादा देर तक यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमारे सामने जो कुछ हो रहा है ये सब बहुत भयानक है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। मैं ये सब होते हुए चुपचाप बैठकर देख नहीं सकता। इतना कहकर वो घर से निकल गया। जब वो बाजार में पहुंचा तो वहां एक ग्रोसरी स्टोर के सामने वाले थड़े पर बैठे हुए कुछ लोगों को देखा कि वो बड़ी बेफिक्री के साथ गप्पे मार रहे थे। वो सब बड़े रिलैक्स लग रहे थे। हैरी को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आया कि इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, मरीख हमारा क्या हश्र करने जा रहा है, इसकी इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। हैरी उनसे पूछने लगा कि क्या आप लोगों ने ज़मीन पर लगने वाली जंग और रॉकेट्स के तबाह होने की खबर नहीं सुनी? वो कहने लगे कि हाँ, हमने सुनी है। तो हैरी ने पूछा कि अब आपका क्या इरादा है? आप तो ऐसे आराम से बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उनमें से एक कहने लगा कि हम बिल्कुल बेबस हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। तो हैरी ने जवाब दिया कि हम खुद एक रॉकेट बना सकते हैं और उस पे बैठकर ज़मीन पे अपने घर वापस जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा रहना नामुमकिन है। क्या आप लोगों ने यहाँ उगने वाले फूल और आड़ू और प्याज और घास नहीं देखी? क्या तुम्हें इन सब को देखकर डर नहीं लगा? अगर ऐसा है तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब ये है कि तुम्हें मेरे साथ मिलके काम करना चाहिए। हम एक रॉकेट तैयार करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे तो बिल्कुल बदल जाएंगे। यहाँ की हवा में कोई ख़तरनाक वायरस है जो हमें बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। उस वायरस की वजह से हमारे फल और सब्जियाँ, यहाँ तक कि हमारे मवेशी भी मुतासर हो रहे हैं। उन लोगों में सैम नाम का एक आदमी था जिसकी धात की दुकान थी। वो हैरी को कुछ समझदार और संजीदा लग रहा था। हैरी ने उससे पूछा कि ए सैम, क्या रॉकेट बनाने में तुम मेरी मदद करोगे? तो सैम कहने लगा कि मेरे पास काफ़ी सारी धातें मौजूद हैं और कुछ रॉकेट बनाने के नक्शे वगैरह भी हैं। ये सब कुछ मैं तुम्हें $500 में बेच देता हूँ।
तुम मेरी दुकान में काम करो, वहाँ सब औजार वगैरह भी मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि तुम अगर अकेले काम करोगे तो 30 सालों में एक अच्छा रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाओगे। बाकी लोगों ने जब 30 साल वाली बात सुनी तो हंस पड़े। हैरी ने उन्हें डांट दिया, जबकि सैम हैरी की तरफ बहुत गौर से देख रहा था। हैरी ने नोट किया कि सैम की आंखों का रंग पीला सा हो रहा है। उसने सैम को बताया कि पहले तो तुम्हारी आंखें ग्रे रंग की होती थी, लेकिन अब इनका रंग बहुत बदल चुका है। ना सिर्फ ये, बल्कि तुम पहले की निस्बत ज्यादा दुबले और लंबे हो रहे हो। तो सैम ने भी हैरी की आंखों में देखा और उसे बताया कि तुम्हारी आंखें भी पहले तो नीले रंग की थीं, लेकिन अब इनके अंदर सुनहरी रंगों के छोटे छोटे नुक्ते से बन रहे हैं। ये कहकर उसने एक आईना हैरी को पकड़ाया कि इसमें देखो। हैरी ने जब अपनी आंखों को देखा तो उसे एकदम झटका लगा और वो आईना नीचे गिरकर टूट गया। यानी ना सिर्फ सैम बल्कि हैरी और बाकी सब लोग भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहे थे। किसी का कद लंबा हो रहा था तो कोई पहले से ज्यादा दुबला होता जा रहा था। उनके रंग भी काले हो रहे थे और आंखों का रंग भी तब्दील हो रहा था। ये सब कुछ मरीख की आबो हवा की वजह से था और यही हैरी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात थी। लेकिन बाकी लोग इस मामले में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। हैरी एक समझदार और दूर अंदेश इंसान था। वो आने वाले मुश्किल वक्त को देख रहा था और अभी से कुछ करना चाहता था। इसलिए उसने शाम की दुकान में रॉकेट पर काम शुरू कर दिया। उसने मुख्तलिफ स्केचेस वगैरह लिए और सबसे पहले रॉकेट का ढांचा तैयार करने लगा। वहां मौजूद बाकी लोग बस फारिग रहकर बातें करने में ही अपना वक्त गुजार रहे थे। ताहम कभी कभार वो कोई भारी चीज उठाने में हैरी की मदद जरूर कर देते थे। उन सब की आंखें भी आहिस्ता आहिस्ता जर्द हो रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। हैरी की बीवी जब उसके लिए दुकान पर खाना लेकर आई तो हैरी ने उसे खाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि मैं सिर्फ वो खाना खाऊंगा जो हमारे फ्रीजर में मौजूद है, जो हम जमीन से लेकर आए हैं। यहाँ मौजूद हमारी क्यारियों में उगने वाली किसी सब्जी या फल को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसकी बीवी ने जब उसे रॉकेट बनाने के काम में उलझे हुए देखा तो कहने लगी कि ए हैरी, तुम रॉकेट नहीं बना सकोगे, ये बहुत तवील और मुश्किल काम है। हैरी ने जवाब दिया कि मैं जब 20 साल का था तो ज़मीन पर एक धात की दुकान में काम किया करता था। मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है और मुझे धातों की पहचान भी है। मैं ये काम कर लूँगा। एक बार शुरू होने दो, फिर देखना ये बाकी लोग भी मेरी मदद करेंगे। फिर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा कोरा, हमारी यहाँ पर बका मुमकिन नहीं है। हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम अपना रॉकेट बनाकर ज़मीन पर वापस लौट जाएं, चाहे इस काम में कितना ही वक्त क्यों ना लगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसी तरह से दिन गुजरते गए। हैरी आहिस्ता आहिस्ता रॉकेट तैयार करता रहा। एक रात वो अपने घर में बिस्तर पर लेटा था कि उसे आसमान पर मशरिक की तरफ एक सब्ज रंग का सितारा नजर आया। उसके मुंह से एक अजीब सा लफ्ज बरामद हुआ, लॉट। उसने उस लफ्ज को दोहराया। उसे लगा कि ये मरीखी जुबान का लफ्ज है, हालांकि उसे तो मरीखी जुबान नहीं आती थी। फिर ये लफ्ज उसके मुंह से कैसे निकला? वो उठा और अपने एक दोस्त सिम्पसन को, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, फोन करके पूछने लगा कि ये लॉट का क्या मतलब है। तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि ये एक बहुत पुराना मरीखी लफ्ज है जो हमारे सयारे ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हैरी ने जब यह सुना तो उसे शदीद हैरानगी का झटका लगा, जिसकी वजह से फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। वक्त गुजरता गया। सारा दिन उस बस्ती में मुख्तलिफ धातों की आवाज़ें गूंजती रहती। हैरी ने रॉकेट पर अपना काम जारी रखा। कुछ महीनों में वो उसका ढांचा बनाने में कामयाब हो गया। एक दिन उसकी बीवी उसे बताने लगी कि हमारे डीप फ्रीज़र में मौजूद सारा खाना ख़त्म हो गया है। अब तुम्हें यही उगने वाली चीज़ों को खाने की आदत डालना होगी। तुम बहुत कमज़ोर हो रहे हो, तुम्हें अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। ये मैं तुम्हारे लिए कुछ सैंडविच लेकर आई हूँ जो यहाँ की चीज़ों से तैयार किए गए हैं, इन्हें खा लो। तो हैरी ना चाहते हुए भी उन सैंडविचेस को खाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी और इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसकी बीवी ने उसे थोड़ी देर के लिए काम बंद करके खुद को रिफ्रेश करने और तफरीह करने का कहा। तो हैरी कहने लगा कि हम इस वक्त एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मुझे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस रॉकेट को तैयार करना है, इसलिए मुझे सिर्फ काम करने दो। लेकिन जब उसकी बीवी ने इसरार किया तो वो कुछ वक्त के लिए काम को छोड़कर घूमने फिरने और तफरीह की गर्ज से उसके साथ चल पड़ा। वो दोनों मियाँ बीवी और उनके तीनों बच्चे
तैराकी के लिबास में पास ही मौजूद एक नहर में नहाने के लिए निकल पड़े। वहां पर नहाते हुए उस नहर के पानी में हैरी को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि यहाँ का पानी भी ज़मीन के पानी से मुख्तलिफ है। अगर वो ज़्यादा देर इस पानी के अंदर मौजूद रहा तो उसके जिस्म का सारा गोश्त पिघल जाएगा और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी। उसे यूं परेशान देखकर उसके बेटे डैन ने आवाज़ दी, उठा। हैरी ने हैरान होकर पूछा कि डैन, ये तुमने क्या कहा है? वो कहने लगा कि मैंने आपको मरीखी ज़ुबान में फादर कहा है। उत्था मरीखी ज़ुबान में फादर को कहते हैं। तो हैरी ने उससे पूछा कि ये लफ्ज़ उसने कहाँ से सीखा है। तो डैन कहने लगा कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने ये लफ्ज़ कहाँ से सीखा है। मैं अपना नाम भी तब्दील करना चाहता हूँ। मुझे डैन नाम अच्छा नहीं लग रहा। मेरा नाम लिनल होना चाहिए। आप आइंदा से मुझे इसी नाम से पुकारा करें। मुझे ये नाम बहुत पसंद है। हैरी और उसकी बीवी डैन का नाम तब्दील करने पर राज़ी हो गए तो वो खुशी से चिल्लाने और डांस करने लगा। इसके बाद हैरी अपनी बीवी के साथ वहां पहाड़ों में घूमने फिरने लगा। एक पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्हें ऊपर एक वीरान मार्बल का बना हुआ घर नजर आया। वो उसके अंदर दाखिल हो गए। अंदर नीले रंग का मार्बल लगा हुआ था और वहां एक स्विमिंग पूल भी था। अंदर का टेम्परेचर भी बहुत मुनासिब था। हालांकि बाहर शदीद गर्मी थी, लेकिन मार्बल के इस घर में उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी बीवी कहने लगी कि हम गर्मियों के मौसम के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से नीचे वादी का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है और ये जगह ज़्यादा आरामदेह है। लेकिन हैरी कहने लगा कि हम यहाँ रुक नहीं सकते। हमें नीचे कस्बे में जाना होगा। अभी रॉकेट पर बहुत काम करना बाकी है। इसके बाद वो वापस अपने घर लौट आए। उस रात जब वो रॉकेट पर काम कर रहा था तो उसके जहन में बार बार पहाड़ों में मौजूद उस मार्बल के बने घर का ख्याल आने लगा। वो जब से वापस आया था, नीले मार्बल के बने उस घर का ख्याल जैसे उसके जहन में नक्श हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे रॉकेट को तैयार करना उसके लिए गैर अहम होने लगा था और उस घर में शिफ्ट होने के लिए उसका जहन आमादा हो रहा था। मरीख को छोड़कर ज़मीन पर जल्द अज जल्द वापस जाने के लिए जो जोश और जज्बा था वो सब ख़त्म हो चुका था। मौसम की सख्तियों का खौफ और अपनी जानें बचाने के एहसास की वजह से अब उसकी तरजीहात तब्दील होने लगी थी। वो थोड़ा मुख्तलिफ तरह से सोचने पर मजबूर हो चुका था। उसने वहां दुकान के बाहर लोगों को बातें करते हुए सुना कि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उधर को हिजरत कर रहे हैं। इस बस्ती में बहुत कम लोग रह गए हैं। हैरी ने बाहर आकर देखा कि बहुत से ट्रकों पर बच्चों को और साजो सामान को लोड किया जा रहा था। सैम और बाकी सब लोग भी यहाँ से पहाड़ों में मुंतकिल होने जा रहे थे। उन्होंने हैरी को भी साथ चलने को कहा, लेकिन हैरी कहने लगा कि मुझे अभी रॉकेट पर काम करना है। लेकिन वो लोग हैरी को समझाने लगे कि तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अब इस काम को बंद कर दो। जब कभी मौसम ठीक होगा तो वापस आकर रॉकेट बना लेना। फिलहाल तुम भी हमारे साथ चलो। हैरी ने ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ली। अगले दिन हैरी के बच्चों लारा, डैन और डेविड, जिन्होंने अब अपने नए नाम बिल तरतीब टिल, लिनल और वेर रख लिए थे, इन्होंने अपना सामान पैक किया और पहाड़ों की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। इनकी कोशिश थी कि सारा सामान अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन फिलहाल जल्दी में यह मुमकिन नहीं था। इसलिए इन्होंने कुछ सामान वहीं घर के अंदर ही छोड़ दिया और दरवाज़ों को लॉक करके अपने ट्रक पर सवार हो गए। जब वो वहां से रुखसत हो रहे थे तो हैरी बहुत जज्बाती अंदाज से अपने घर की तरफ देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो एक दफ़ा दौड़कर उस घर में वापस जाए और उसके दरो दीवार को छूकर उन्हें अलविदा कहकर आए, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था जैसे कि वो एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो रही हैं जहां से वापसी का कोई इम्कान नहीं है। फिर उसने देखा कि साम भी अपने ट्रक पर सवार होकर आ रहा था। कस्बे से बाहर जाने वाली बड़ी शाहराह पर हैरी ने देखा कि कुल मिलाकर वो कोई 60 ट्रक थे, जिनमें सवार पूरी बस्ती के लोग अपने साजो सामान के साथ पहाड़ों की जानिब किसी मुनासिब और महफूज मुकाम की तरफ रवाना हो रहे थे। सब दिल ही दिल में इस कस्बे को खैरबाद कह रहे थे। इन ज़मीनी लोगों के पहाड़ों में हिजरत कर जाने के बाद जब उस इलाके में गर्मी का मौसम आया तो उसके बेपनाह और नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत ने वहाँ की तमाम नहरों का पानी खुश्क कर दिया। सब्ज़ाज़ार और चरागाहें सब कुछ जलकर भस्म हो गया। इन लोगों के बनाए हुए तमाम घर
टूट फूट गए थे, दीवारों का रंग उखड़ चुका था, रबड़ के वो टायर जिन पर हैरी के बच्चे झूले झूला करते थे वो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सिकुड़ कर इकट्ठे हो चुके थे और क्लॉक के रुके हुए पेंडुलम की तरह लटक रहे थे। हैरी ने जो रॉकेट का फ्रेम तैयार किया था उसको भी अब जंग लगना शुरू हो चुका था। उधर पहाड़ों में एक दिन हैरी अपनी बीवी के साथ एक चोटी पर खड़ा था और वो नीचे वादी की तरफ देख रहे थे। उन्हें दूर अपनी वो बस्ती भी नजर आ रही थी जिसको चंद माह पहले वो छोड़ कर आए थे। हैरी की बीवी उसे मरीखी जुबान के कुछ अल्फाज अंग्रेजी जुबान में मिक्स करके कहने लगी कि अब मौसम काफ़ी बदल चुका है और तुम्हारी किताबें और कुछ कपड़े भी हम वहीं उस घर में छोड़ आए थे, अब हमें वहाँ वापस चले जाना चाहिए। तो हैरी कहने लगा कि अब वहाँ कोई भी वापस नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे। इसके बाद कुछ दिन और गुजर गए। इस दौरान हैरी, उसकी बीवी और बच्चे और बाकी सब लोग भी तब्दील होते रहे। उनके जिस्मों और दिमाग पर वहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी। इनके कद लंबे और जिस्म दुबले हो रहे थे, आंखें सुनहरी और बाकी जिस्म स्याह हो रहे थे। इस कहानी का उन्वान डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड इन्हीं लोगों की बदलती हुई शक्लों सूरतों को ही बयान करता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी याददाश्त भी गुम हो रही थी। इन्हें बहुत सी चीज़ें अब भूलने लगी थीं। ज़मीन के मुतल्लक बहुत सारा डेटा इनके दिमागों से डिलीट हो चुका था और मरीखी ज़ुबान के अल्फाज भी खुद ब खुद इन्हें याद हो रहे थे। इसी तरह से दिन गुजरते गए। एक दिन उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हैरी ज़मीनी बस्ती की तरफ देख रहा था। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि ज़मीन के लोगों ने उस बस्ती में जो घर बनाए थे वो बिल्कुल फजूल और मज़हका खेज़ हैं। उसकी बीवी भी आगे से कहने लगी कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, उन लोगों को घर बनाने की समझ-बूझ बिल्कुल भी नहीं थी। वो सब बहुत गंदे लोग थे। मुझे खुशी है कि वो अब यहाँ से जा चुके हैं। इतना कहकर वो एक दफ़ा तो चौंक गई कि ये उसके मुंह से क्या बात निकली है। हैरी पूछने लगा कि वो सब लोग कहाँ चले गए हैं, तो वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि कहाँ हैं। फिर हैरी ने नोट किया कि उसकी बीवी का कद पहले से ज़्यादा लंबा हो चुका है और उसका जिस्म भी दुबला हो चुका है। वो पहले से ज़्यादा जवान, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह नज़र आ रही थी और हैरी भी अपने बेटे की तरह बिल्कुल यंग लग रहा था। वो कहने लगा कि हम उस बस्ती में जाएंगे, लेकिन अगले साल या उससे अगले साल जाएंगे। इसके बाद वो दोनों वहीं एक चश्मे पर नहाने के लिए चल पड़े। अब आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी कि हैरी और उसकी बीवी की गुफ्तगू से यूँ लग रहा है जैसे इनकी याददाश्त गुम हो चुकी है। इन्हें ये भूल ही चुका है कि वो ज़मीनी लोग जिन्होंने उस बस्ती को आबाद किया था वो ये खुद ही तो थे। इन्होंने ही तो उन घरों को बनाया था और ये वहाँ पर रहते भी रहे हैं। लेकिन अब ये इस तरह से बात कर रही हैं जैसे कि उस बस्ती को आबाद करने वाले वो कोई और लोग थे जो ज़मीन से आए थे। ये अब खुद को मरीखी समझ रहे हैं, यानी मरीख की आबो हवा ने अब इनके जिस्मों के साथ साथ इनके जहनों को भी बदल कर रख दिया है। इन्हें अब साबका कुछ भी याद नहीं रहा। अब इनके दिमागों में जो कुछ भी है उसका ताल्लुक मरीख के साथ है। इस सयारे ने इनके अंदर के ज़मीनी इंसान को ख़त्म करके इन्हें मुकम्मल तौर पर अपने रंग में रंग लिया है। ये सयारा अब इनके दिलो दिमाग और जिस्मों को तस्खीर कर चुका है। अब ये ज़मीनी नहीं बल्कि मरीखी बन चुके हैं। अब अगर ज़मीन से कोई आएगा तो इनको पहचान भी नहीं सकेगा, वो इन्हें मरीखी ही समझेगा क्योंकि ये एक बिल्कुल नई मखलूक में तब्दील हो चुके हैं और ना ही ये उस आने वाले को बता सकेंगे कि हम ही वो लोग हैं जो ज़मीन से यहाँ आए थे। और फिर वाकई ऐसे ही हुआ। 5 साल मज़ीद गुजर गए। उसके बाद जब ज़मीन पर जंग ख़त्म हुई, हालात बेहतर हो गए, अमेरिका ने दोबारा नए रॉकेट भी तैयार कर लिए, लेकिन वो जो 10 सालों में 10 लाख अमेरिकियों को मरीख पर आबाद करने का मंसूबा था वो एक दफ़ा मुलतवी कर दिया गया और वहाँ पर फंसे हुए इन 1000 अमेरिकियों को वापस ज़मीन पर लाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने एक मिशन मरीख पर भेजा। उस मिशन में शामिल अमेरिकन आर्मी के लोग जब वहां जाकर उतरे तो उन्होंने क्या देखा कि ज़मीन के लोगों की बनाई हुई बस्ती बिल्कुल वीरान पड़ी थी। गलियां, बाजार, दरख्त, पौधे, थिएटर वगैरह, हर तरफ एक सन्नाटा और हू का आलिम था। उन्होंने एक दुकान के अंदर देखा कि वहां पर एक रॉकेट का ढांचा पड़ा हुआ था जिसको बहुत ज़्यादा जंग लग चुका था। यकीनन ये वही रॉकेट था जो आपको याद होगा कि हैरी ने बनाना शुरू किया था।
लेकिन बदतरीन मौसमी हालात की वजह से जब उन्हें इस इलाके को छोड़ना पड़ा तो हैरी इस काम को मुकम्मल नहीं कर सका और अब वो रॉकेट का ढांचा वहीं पड़ा गल सड़ रहा था। ज़मीनी लोगों को वापस लाने के इस मिशन के कप्तान ने एक सुनसान बार के अंदर अपना हेडक्वार्टर बना लिया और अपने सिपाहियों को भेजा कि वो इधर उधर जाएं, उधर पहाड़ों में भी तलाश करें और उन लोगों को ढूंढ कर लाएं ताकि वो उन्हें वापस ज़मीन पर ले जा सकें। इसके बाद तमाम सिपाही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने पहाड़ों में जाकर देखा तो वहां उन्हें कोई 600-800 के करीब लंबे लंबे कद और स्याह रंगों वाले कुछ ऐसे लोग नजर आए जिनकी आंखें भी सुनहरी थीं और वो वहां मार्बल के खंडरात में रह रहे थे। ये सिपाही उन्हें पहचान नहीं सके। उन्होंने ये समझा कि वो ज़मीनी नहीं बल्कि मरीखी लोग हैं। उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की कि वो जो हमारे 1000 लोग ज़मीन से यहाँ आए थे और उन्होंने उधर एक बस्ती भी आबाद की थी, वो सब अब किधर चले गए हैं। तो उसके जवाब में उन लोगों ने टूटी फूटी अंग्रेज़ी और मरीखी ज़ुबान में उन सिपाहियों को बताया कि उन्हें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो मरीखी हैं और हमेशा से उन पहाड़ों में रह रहे हैं। इसके बाद वो सिपाही वापस आ गए और अपने कप्तान को सारी रिपोर्ट पेश की कि किस तरह उन्हें वहां पर एक भी ज़मीनी इंसान दिखाई नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता उन पहाड़ों में मरीखी ज़रूर मौजूद हैं और उनका हुलिया ज़मीनी इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी औरतें बहुत खूबसूरत हैं और वो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी जानते हैं। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो उन पहाड़ों में रह रहे हैं वो असल में ज़मीनी लोग ही हैं, लेकिन अब चूंकि मरीख की आबो हवा की वजह से बहुत हद तक उनकी याददाश्त गुम हो चुकी है, इसलिए वो इन सिपाहियों को ना तो पहचान पा रहे हैं और ना वो इनको बता सकते हैं कि वही वो लोग हैं जिन्हें ज़मीन पर वापस लेकर जाने के लिए ये मिशन भेजा गया है। और चूंकि याददाश्त गुम होने के साथ साथ उनका हुलिया और शक्लो सूरत भी बदल चुकी है, इसलिए रेस्क्यू मिशन के ये सिपाही भी उन्हें पहचान नहीं सकते कि वो मरीखी नहीं बल्कि हमारे ज़मीनी लोग हैं। मिशन के कप्तान ने जब ये रिपोर्ट सुनी तो अपने लेफ्टिनेंट से पूछने लगा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मरीखियों ने हमारे लोगों को मार दिया हो और अब वो जानबूझकर इस बात को छुपा रहे हों? तो लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया कि नहीं सर, हमें वो मरीखी लोग बहुत ही पुरअमन और दोस्ताना मजाज के हामिल लगते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरा ख्याल ये है कि इस बस्ती में कोई वबा फैली होगी और हमारे तमाम लोग उस वबा का शिकार होकर ख़त्म हो गए। तो कप्तान कहने लगा कि ये तो हमेशा एक राज ही रहेगा और शायद अब हम इस बारे में कभी भी ना जान पाएं कि हमारे लोगों के साथ इस सैयारे पर क्या बीती थी। इसके बाद उसने कमरे में इधर उधर देखा, गर्द आलूद खिड़कियों से बाहर बहती नदी की तरफ देखा, नदी के उस पार नीले पहाड़ों की तरफ देखा जिनके दूसरी तरफ सूरज गुरूब हो रहा था। फिर उसने एक नक्शा निकालकर मेज़ पर बिछाया और अपने सिपाहियों से कहने लगा कि अब हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा, सब कुछ दोबारा से करना होगा, नई बस्तियां बनाना होंगी, मादनियात ढूंढना होंगी और यहाँ की वादियों, पहाड़ों, नहरों के नए नाम रखने होंगे। फिर वो अपने लेफ्टिनेंट से कहने लगा कि क्या ख्याल है, वो जो सामने पहाड़ हैं उनका नाम लिंकन हिल्स रख देते हैं, इस नहर को वाशिंगटन कैनाल का नाम दे देते हैं और वो जो उधर पहाड़ हैं जहां तुम मरीखियों से मिलकर आए हो, मैं उन पहाड़ों के नाम तुम्हारे नाम पर रख देता हूं और बदले में तुम एक बस्ती का नाम मेरे नाम पर रख देना। मैं तुम्हें फेवर करता हूं और तुम मेरी फेवर कर देना, यही बेहतर और जमहूरी तरीका है। और वो जो वादी है उसका नाम आइंस्टाइन वैली रख देते हैं। जब कप्तान ये बातें कर रहा था, इस दौरान लेफ्टिनेंट अपने ख्यालों में मगन बहुत दूर पहाड़ों के उस पार नीले आसमान की तरफ देख रहा था। शायद वो भी अपने मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में सोचकर फिक्रमंद हो रहा था। तो बस यहाँ पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसका एक एनालिसिस करेंगे और इस कहानी के थीम और मरकज़ी ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे। इतना तो आप समझ ही चुके हैं कि ये जो लोग मरीख पर रहने के लिए गए थे, ये वहाँ की आबो हवा में एडजस्ट नहीं हो पाए। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के मौसम ने इनकी याददाश्त भी छीन ली और इनके जिस्मों को भी बदल कर रख दिया। ये एक बिल्कुल नई मखलूक में तब्दील हो गए। इन्हें पहचानना मुमकिन नहीं रहा और ना ये खुद किसी को बता सकते थे कि वो ज़मीन से मरीख पर आए थे। इसीलिए इनको वापस लाने के लिए जो मिशन मरीख पर भेजा गया वो भी नाकाम हो गया और उसके कप्तान ने वहाँ पर दोबारा से ज़मीनी बस्ती तामीर करने का फ़ैसला कर लिया।
उस दिन के बाद अगर ज़मीन से कोई लोग वहाँ जाएंगे तो वो पहाड़ों में रहने वाले उन लोगों को मरीखी ही समझेंगे और ये भी मुमकिन है कि वो उन्हें अपना दुश्मन समझकर उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करें और इस दौरान इनकी उनके साथ जंग भी हो सकती है और इस बात का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनके बाद वहाँ जाने वाले ज़मीनी बाशिंदों के साथ भी वही कुछ हो जो उनके साथ हुआ और वो भी मौसम और आबो हवा की वजह से अपने ज़मीनी वजूद से महरूम होकर उन्हीं की तरह मरीखी यानी मार्शियंस में तब्दील हो जाएं और एक बिल्कुल नई मखलूक बन जाएं। तो ये तो सारी एक तसव्वुराती और फर्जी कहानी है, लेकिन इसके ज़रिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ रे ब्रैडबरी हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जिस ज़मीन पर हम आबाद हैं और यहाँ पर मुनासिब दर्जा हरारत, मोतदिल आबो हवा, लातादाद फल, सब्जियाँ और ज़िंदगी के लिए दीगर लवाजमात और जो सहूलियात हमें दस्तयाब हैं, ये फ़िलहाल किसी और सियारे पर मौजूद नहीं है। शायद इस कायनात में ये ज़मीन ही हमारा वाहिद घर है और यही हमारी वाहिद पनाहगाह है। इसलिए हमें इस ज़मीन के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। हमें इसके बारे में वही रवैया अपनाना होगा जो हमारा अपने घर के बारे में होता है। हमें इसे साफ़ सुथरा रखना होगा, इसे महफूज बनाना होगा। माहौलियाती आलूदगी, जंगो जदल, असलहे का बेतहाशा इस्तेमाल, जितने भी ख़तरात इस ज़मीन को लाहक हैं उन्हें जल्द अज जल्द दूर करना होगा। नहीं तो ये ज़मीन इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी और अगर ज़मीन ना रही तो कोई और सियारा भी शायद हमें कबूल नहीं करेगा और हमारी आइंदा नस्लें इस कायनात में बेयारो मददगार भटकती रहेंगी और बिल आखिर फना हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो हमने इस कहानी में नोट की वो है इस कायनात की पुरस्रारियत। जैसे ये कहानी अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं, ऐसे ही ये कायनात भी अनगिनत राजों से भरी हुई है। इंसानी अक्ल कायनात की वुसअतों में फैले हुए अरबों खरबों जहानों का अहाता करने से कासिर है। जैसे जैसे हम कायनात के बारे में जान रहे हैं, हमारे अंदर अपने ला इल्म और कम फहम होने का एहसास मजबूत तर होता जा रहा है। हम खुद को बहुत हकीर महसूस करते हैं। ये कायनात हमें तन्हाई का एहसास दिलाती है, बहुत ज़्यादा खौफजदा करती है और यही खौफ हमें आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ ले आता है। हमारे अंदर का गुरूर व तकब्बुर मर जाता है, खालिक कायनात की अज़मत का एहसास मज़ीद पुख्ता होता है और हम बिल आखिर उसके हुजूर में झुक जाते हैं। और इस कहानी का एक थीम कोलोनियलिज़म और बड़ी ताकतों के तोसी पसंदाना रवैये भी हैं। दूसरे इलाकों में जाकर कदम जमाना, वहाँ के वसाइल और ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, वहाँ रहने वालों से उनकी तहज़ीब और कल्चर को छीन लेना, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। जदीद जमहूरी रवायात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। जबकि एक नुक्ता नज़र ये भी है कि ताकतवर मुल्कों को ज़मीन पर दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करने और उनके वसाइल छीनने की बजाय खला में मौजूद दूसरे सयारों की तरफ रुख करना चाहिए, वहाँ पर वसाइल तलाश करने चाहिए और अपनी इस तहकीक को इंसानियत की इज्तिमाई फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इस कहानी के कुछ थीम्स हैं जिनकी तरफ रे ब्रैडबरी हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।